गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जूम मीटिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा प्रयास होता है कि डीएक्शन से रिलेटेड और डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी गूढ़ रहस्य हैं, जो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम बेसिक चीजें बोलते हैं, जिन्हें बेसिक शिक्षा बोलते हैं, जिसे हम प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं, प्राथमिक जानकारी बोलते हैं, इस व्यवसाय के बारे में आपको हम सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी इस प्रकार दें जो कि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने में, अपने कैरियर को बढ़ाने में, अपने सपनों को पूरा करने के बाद बढ़ाने में, करने में आप तेजी से अग्रसर हो सकें। आज जो टॉपिक है वो देखने में तो बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन आज का जो टॉपिक है कि बेसिक यानी गुड एथिक्स, अच्छी नैतिकता। यानी कि दोस्तों, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपका काम करने का ध्येय पॉजिटिव है, तो उस पूरे के पूरे विश्व में जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा है, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके काम में सहयोग देने के लिए आपकी तरफ अग्रसर हो जाती हैं, आपके साथ जुड़ने लगती हैं। ये नियम है प्रकृति का कि जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। यानी बीज बोया बबूल का, आम कहाते हुए। मतलब अगर बबूल का बीज बोया है तो बबूल के कांटेदार पेड़ ही होंगे और बबूल ही के तरीके के फल उगेंगे उसके अंदर, आम नहीं होगा उसके अंदर। यानी कि जैसा आप करेंगे वही परिणाम आपको कई गुना मिलेगा। अच्छा करेंगे, अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो डेफिनेटली आपको साथ भी गलत व्यवहार आपको 2 गुना 3 गुना रूप में आपको वापस मिलेगा। यही तो नियम है प्रकृति का, टिट फॉर टैट। जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। आज जो हमारे साथ स्पीकर है, जो टॉपिक लेके आए हैं, रिएक्शन गुड एथिक्स, यानी एक अच्छी नैतिक शिक्षा रिएक्शन में, जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। जो हमारे साथ स्पीकर हैं, वैसे तो मैं कहूंगा कि इनको सभी लोग जानते हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब इनको जानते हैं, क्योंकि पहले इनके पास जो एक्सपीरियंस का जो अनुभव है ना, बहुत लंबा रहा है। कि पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर बैकबोन थे, बैक में काम करते थे। यानी कि जितने भी मीटिंग्स के क्लेम आते थे, जितने भी लोगों के क्लेम्स आते थे, उसको चेक करना, उसको प्रॉपर तरीके से नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चेक करके, उसको दुरुस्त करके, मैनेजमेंट से अप्रूवल करा के उनको मीटिंग के क्लेम्स को रिम्बर्स करना। एक बहुत बेहतरीन अनुभव है इनको बैक एंड में मार्केटिंग का। देन जब इनके अनुभव के साथ साथ लोगों के साथ इनके रिलेशन बने, अचीवमेंट, मैनेजमेंट ने इनको नई जिम्मेदारी दी, मैनेजमेंट ने इनको स्टेट पीआईसी बनाया, मार्केटिंग में फ्रंट पे आए। इनकी क्वालिफिकेशन एमबीए है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने किया हुआ है। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई एमपी और छत्तीसगढ़, और इन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ईमानदारी से निर्वाह किया। और आज आपके सामने कुछ बेसिक और बुनियादी बातें लेकर आए हैं रिएक्शन गुड एथिक्स के माध्यम से। तो दोस्तों, ये आपके लिए भी और आपके जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए भी, और जो रिएक्शन में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है उनके लिए भी ये प्रोग्राम एक बेहतरीन होने वाला है अगले 40 से 45 मिनट के बीच। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी टीम के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, जो रिएक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, या फिर जो रिएक्शन के बारे में, जिनको रिएक्शन में लाना चाहते हैं, ये जो प्रोग्राम जरूर 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 देखें। तो जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप में इस मैसेज को सर्कुलेट करिए और सबको इस मीटिंग के लिए आमंत्रित करिए। मैं स्वागत करता हूं हमारे स्टेट पीआईसी मिस्टर मनोरंजन भुइया जी का। मनोरंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने मेरा इंट्रोड्यूस मेरे को कराने के लिए, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सारे लोग आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज जो टॉपिक है, आज सर बहुत बेहतरीन टॉपिक है।
ये जो टॉपिक है, पहले तो सर हम ये कहेंगे, लोग ये जब शब्द आता है ना, लोग समझते हैं कि कुछ बहुत बड़ा चीज है एक। हाँ जरूर ये कुछ बड़ा चीज है, लेकिन हम बहुत सीधे जो सरल शब्द में हम इसको समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज मेरे को Wish इसके you, काबिल समझे। wish you all the थैंक यू best, सर। Manoranjan. This is your, that is the first online show. Independently, you are going to introduce yourself. तो दोस्तों, मान बढ़ाइए, सम्मान बढ़ाइए, जैसा देंगे वैसा मिलेगा। याद रखिएगा इस बात को। यही तो दुनिया का नियम है, यही संसार का नियम है, यही बिजनेस का नियम है। तो ओवर टू मनोरंजन, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, मैं पहले तो शुरुआत करने से पहले मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज इस मीटिंग में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये जो आज का जो टॉपिक है, इसका टॉपिक जो है एथिक्स, डीएक्सन गुड एथिक्स। दोस्तों, डीएक्सन गुड एथिक्स से पहले हम जाने से पहले हम समझेंगे कि एथिक्स क्या है, एथिक्स क्यों जरूरत है और ये चीज क्या है। दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। एथिक्स जो है, शब्द जो है, एक ऐसे शब्द है जो कि हम जब से हम जन्म से लेकर मरण तक वो सारे जो पॉलिसी हम अपना रहे हैं, जो हमने नियम जो मान रहे हैं, वही है एथिक्स। बहुत छोटी चीज है इसमें। जैसे कि हम बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें रोड की लेफ्ट साइड में बाएं तरफ, बाएं साइड में चलना है। तो दोस्तों, हम बाएं साइड से चल रहे हैं, ये चीज करना है, वो चीज करना है, वो चीज करना है, वही एथिक्स। एथिक्स ये जो है अपना गुड एथिक्स इसको कहा जाता है। मैं अपना कुछ पीपीटी में शेयर करना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने कहे एथिक्स, ये एथिक्स जो है बहुत शब्द इतना छोटी सी शब्द जो दिख रहा है, लेकिन इसका महत्व समझेंगे, उसको सीधे सरल भाषा में हम समझे, नियम और सिद्धांत जो भी सही और गलत को परिभाषित करता है, यह है हमारा एथिक्स। जैसे कि कहा जाता है सही क्या है और गलत क्या है, इसको हम चुने। और ये जो है चुनने के जो तरीका है, उसको हम ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ चुने। और ईमानदारी के साथ हम चुने कि सही क्या है, गलत क्या है। ये जो सही और गलत ईमानदारी से चुनने के लिए अब छोटी सी वीडियो में आपको शो कराना चाहूंगा, जिसके जरिए मैं अपना साझा करना चाहूंगा कि ये चीज क्या है। फिर उसके बाद हम डी एक्शन गुड एथिक्स के ऊपर चलेंगे। बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वह बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वह घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वह सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वह हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वो छोटे छोटे काम भी बड़ी लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन उसे गांव के जमींदार ने बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम वो काम करोगे? जी हजूर, जरूर करूँगा। बताइए क्या काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नाव पेंट करो, और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। जी, ये काम मैं आज ही कर दूंगा। नाव पेंट करने का काम पाकर बाबूलाल बहुत खुश हुआ। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम पहले ये तो बताओ कि इस काम के पैसे कितने लोगे? वैसे तो इस काम के 1500 लगते हैं, बाकी आपको जो पसंद है दे देना। ठीक है, तुम्हें 1500 मिल जाएंगे, पर काम अच्छा होना चाहिए। जी हजूर, आप चिंता मत कीजिए, आपको काम बढ़िया ही मिलेगा। जमींदार उसे अपनी नाव दिखाने नदी किनारे ले जाता है। नाव देखने के बाद बाबूलाल जमींदार से थोड़ा समय मांगता है और अपना रंग का सामान लेने चला जाता है। सामान लेकर जैसे ही बाबूलाल आता है, वो नाव कर देता है।
बाबूलाल नाव रंग रहा था तो उसने देखा अरे, नाव में तो छेद है। अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दूंगा तो ये डूब जाएगी। पहले इस छेद को ही भर देता हूँ। ऐसा कहकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर वह जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया। आप चलकर देख लीजिए। ठीक है, चलो। फिर वे दोनों नदी किनारे पहुंच जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना मेहनताना ले जाना। ठीक है हुजूर। और फिर वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जमींदार के परिवार वाले उसी नाव में अगले दिन नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो उसकी नाव की देखरेख भी करता था, छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर पर ना देखकर जमींदार से परिवार वालों के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है। जमींदार की बात सुनकर रामू चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, क्या हुआ रामू? ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाते हैं। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलवाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारा मेहनताना। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ। बाबूलाल पैसे लेकर गिनता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पैसे ज्यादा थे। वह जमींदार से कहता है, हुजूर, आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं बाबूलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए। ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है। लेकिन हुजूर, हमारे बीच तो 1500 की बात हुई थी। ये तो 6000 है। तो फिर ये मेरी मेहनत का कैसे हुआ? क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। कैसा काम हुजूर? तुमने इस नाव के छेद को भर दिया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे, या फिर उसके लिए अधिक पैसे भी मांग सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले सुरक्षित उस नाव की सवारी कर सके। अगर तुम उस छेद को ना भरते तो मेरे परिवार वाले डूब भी सकते थे। आज तुम्हारी वजह से वो सुरक्षित है, इसलिए ये पैसे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के हैं। पर हुजूर, फिर भी इस छेद को भरने के इतने पैसे तो नहीं बनते। बस बाबूलाल, बस। अब तुम कुछ मत कहो। ये पैसे तुम्हारे ही है, तुम इसे रख लो। जमींदार की बात सुनकर और पैसे लेकर बाबूलाल बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब। ऐसा कहकर वह खुशी खुशी वहाँ से चला गया। शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम हमेशा पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। जी दोस्तों, ये जो स्टोरी था, ये जो वीडियो था, इसमें ईमानदारी की जो पॉइंट था, जैसे कि बाबूलाल ने जो काम किया, वो चाहता था तो वो तो सिर्फ आया था नाव पेंट करने के लिए। उसको कोई मतलब नहीं था कि नाव में छेद है कि नहीं है, उसको भरवाना है कि नहीं भरवाना है, उससे कोई मतलब नहीं था। और उसके जो मूल्य है, उसको खुद को भी पता नहीं था कि उसने कितना बड़ा काम किया। लेकिन जी, ये जो काम उसने किया, ये था उसका ईमानदारी की। और उनका जो मालिक जिसने उनको पैसे दिया, वो भी ईमानदारी के हिसाब से उनको पैसे दिए। जी हाँ दोस्तों, इस जो स्टोरी के माध्यम से इतना ये था कि ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे, हमें बहुत कुछ मिल सकता है आगे जाके। और जैसे कि ईमानदारी के हमने बात कहे, ईमानदारी जो होता है व्यवसाय की सोल होता है। ईमानदारी हमारे बिजनेस का सोल होता है। उसके को ले लें, हम आगे जाके हमें सक्सेस हम आगे
सक्सेस मिल सकता है। जैसे कि आज हम जो देखेंगे डीएक्स एंड गुड एथिक्स। डीएक्स एंड गुड एथिक्स में हमें कोई भी व्यवसाय करने से पहले, जैसे कि हमने बताया, उसका कुछ नियम और सिद्धांत होता है और उसके साथ हमें सही और गलत को ईमानदारी के साथ हमें चुनना होता है। दोस्तों, आज जो टॉपिक है ये टॉपिक के माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि बिजनेस एथिक्स हो गया, व्यवसाय संबंधी नैतिकता, और फॉल्स क्लेम जो कि झूठे दावे की बात हो गया, परचेज एथिक्स, सेलिंग एथिक्स, और फोकस इन वन कंपनी। इसका मतलब एक कंपनी पर हमें फोकस करना है। और मेंबरशिप एंड स्पॉन्सरिंग बहुत बड़ी चीज होता है। ये जो है सदस्यता एवं स्पॉन्सर करना, इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। और चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले तो बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या है? पहला पॉइंट, ट्रेन द डाउनलाइंस फेयरली। हमारे जो डाउनलाइन को बेहतरीन तरीके से ट्रेन करना है, उनको कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं देना है, उनको इंफॉर्मेशन जो हम शेयर करें प्रॉपर नॉलेज के साथ, तो उनको एथिकल बिजनेस कैसे करना है पहले उस पॉइंट को हमें उनको समझाना है। उनको जब जैसे ज्वाइन होता है, जनरली लोग जब ज्वाइन होते हैं वो पूरा टर्म कंडीशंस भी देखते हैं। उनको हमारा काम यह है उनको बताना टर्म कंडीशंस क्या लिखा हुआ है, उनको समझाना, और उसके साथ साथ उनको प्रॉपर तरीके से उनको ट्रेन कराना, उसके बाद ज्वाइन कराना। दूसरे पॉइंट, एजुकेट करना। एजुकेट एंड हेल्प देम फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। उन्हें हमें नियम जो है उनको प्रॉपर तरीके से हमें उनको एजुकेट करेंगे, उनको रूल्स रेगुलेशन जो है उनको हेल्प करेंगे एजुकेट करने के लिए, जो नियम जो है हमारे। उसके बाद गेट ट्रेंड। ये जो पॉइंट है ना, ग्रेट ट्रेंड, ये बहुत बड़ी पॉइंट है। जैसे कि कहा जाता है उनको हम क्वालिफाइड ट्रेनर आज एनकरेज करना है। गेट ट्रेंड बाय क्वालिफाइड ट्रेनर। क्वालिफाइड ट्रेनर इन द सेंस कि जो प्रॉपर तरीके से डीएक्शन बिजनेस को समझते हैं, और डीएक्शन जो क्वालिफाइड ट्रेनर्स है उनके जरिए उनको हम ट्रेन कराना है। कोई भी ग्रुपिज्म में हमें इन्वॉल्व नहीं होनी है। और जो गेटिंग ट्रेंड बाय एनी स्किल लीडर्स इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू योर बिजनेस। हमें जो स्किल लीडर्स है उनके जरिए हमें उनको ट्रेन कराना है। चौथे पॉइंट है बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट्स। एजुकेट एंड ट्रू स्ट्रक्चर। जो कंपनी का स्ट्रक्चर है हमें उनको प्रॉपर तरीके से समझाना है कि उनका बेनिफिट क्या है, और स्पॉन्सरिंग कैसे करें, और हमारा जो बैलेंसिंग कैसे करें, डेप्थ और विड्थ। सबसे बड़ी चीज होता है कि हमें जो बिजनेस हम कर रहे हैं हमें डेप्थ में कैसे करनी चाहिए, विड्थ में कैसे करनी चाहिए। डेप्थ जो होता है हमारा जनरली सिक्योरिटी के लिए होता है, हमारे सुरक्षा के लिए होता है, और विड्थ में जो बिजनेस होता है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए होता है, जो कि हमारा लाभ के लिए, चौड़ाई में जो होता है हमारा लाभ के लिए होता है। जनरली प्रीफर हम करेंगे तो उसको हम विड्थ में अगर चलेंगे वो बहुत बेहतरीन तरीके से हम बिजनेस को सक्सेस कर पाएंगे। जनरली क्या होता है, सिक्योरिटी के लिए हम जो डेप्थ में जाते हैं उसको तो करनी है, लेकिन हाँ पहले हम चलेंगे विड्थ वाइज, फिर हम धीरे धीरे उसको डेप्थ में एंटर करेंगे। कई कबार होता है जिसका एलिफेंट लेग होते हैं सिक्योरिटी में, मान लीजिए किसके सिंगल लाइन है, अगर कोई भी कारण बशत कोई लाइन अगर उसमें कुछ दिक्कत हुआ, जो भी हुआ इधर उधर हो गए, तो उसके लिए हमारा जो इनकम के जरिया जो होता है वो बहुत सारे उसमें दिक्कत आ ही जाता है। तो सबसे बेटर है हम अगर सजेस्ट करेंगे हम विद प्रॉफिट जो है उसमें हम फॉलो करें, उसी बेस पे हम बिजनेस को बढ़ाएं। क्रिएट ए हेल्दी नेटवर्क, रिक्रूट डाउनलाइंस इन लेंथ एंड ब्रेथ of your genealogy, have active and manageable number of downlines in your fast generation। जैसे कि मैंने बताया हमारा जो फास्ट लेवल में उसमें फास्ट जनरेशन जो होता है, फास्ट जनरेशन में प्रॉपर तरीके से हमारा एक्टिव मैनेजेबल जो डाउनलाइन है उनको हमें संभालना है, बैलेंस करना है। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है नेटवर्क स्ट्रक्चर, उसमें प्रॉपर तरीके से
तब हम बैलेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है फॉल्स क्लेम। हमें कोई भी ऐसे फॉल्स क्लेम नहीं करना है। मिसलीडिंग, अनफेयर, इनएक्यूरेसी, कंपैरिजन, क्लेम्स, रिप्रेजेंटेशन, कोई भी दूसरे कंपनी के साथ, कोई दूसरे व्यक्ति लोगों के साथ, जैसे कोई दूसरे व्यक्ति में जुड़ा हुआ है, उस कंपनी में ऐसा है, उस कंपनी में ऐसा है, हमारे कंपनी में ऐसा है, तो कोई भी उनको फॉल्स क्लेम नहीं करना है, ना कोई कंपेयर करना है, ना उनको कोई मिसलीडिंग करनी है। ये जो है हमारे जो पॉलिसी है उसमें नहीं आता है। कोई झूठे दावा बिल्कुल हमें नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा बिजनेस। नॉट गेट रिच क्विक स्कीम, नो प्रॉमिस ऑन स्टेटस एंड कमीशन, फेयर एक्सप्लेनेशन ऑन बिजनेस मॉड्यूल। हमें कोई भी व्यक्ति जो ज्वाइन कराते हैं, हम जो ज्वाइन कराते हैं उनको क्विक स्कीम, उनको रिच क्विक स्कीम जो आप कहते हैं, लोग बोलते हैं आप इतना जल्दी ज्वाइन कर जाओ और इसके साथ साथ आपको बहुत जल्द स्कीम के जरिए इतने पैसे आ जाएगा और इससे स्टार्टस बढ़ जाएगा। तो जो देना है वह इंफॉर्मेशन देना है, हमें सही इंफॉर्मेशन देना है। क्विक रिस्क जो है ऐसा नहीं है। जो ये जो हमें मिलता है, कमीशन मिलता है या स्टार्टस अपग्रेडेशन होता है, हमारा खुद की काम करने की और हमारे डाउनलाइन के काम करने के ही वजह से उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो इसलिए इसके ऊपर कोई हमें झूठे दावा का बिजनेस में हम ना करें। किसको ये चीज हम ना बोलें कि जल्दी हो जाएगा, कि स्टेटस अपग्रेड हो जाएगा, या आपका बिजनेस मॉड्यूल में जो चेंजेस है जैसे कमीशन वगैरह हो गया, इसमें इतना जल्दी हमारा 100% डिपेंड करता है हमारे काम करने के, हमारे डाउनलाइन के काम करने के ऊपर। तीसरा पॉइंट, प्रोडक्ट। कभी भी ये जो हमारा प्रोडक्ट्स है, स्पेसिफिक नो एग्जैगरेशन, नॉट स्पेसिफिक ऑन अलाइनमेंट, नॉट प्रमोट एज ड्रग। कभी भी हमारे जो प्रोडक्ट को दवाई के आकार में उसको हम प्रमोट ना करें। स्पेसिफिक डिजीज जो हो गया, कुछ जनरली ऐसे होता है, कुछ बोलते हैं इसको खा लीजिए ये चीज ठीक हो जाएगा, इसको खा लीजिए इसको जी ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसको हम कोई भी चीज के लिए हम दावा नहीं कर सकते इस प्रोडक्ट को। और लास्ट वन जो है, डोंट क्लेम एज स्टाफ। आपको कहीं भी कंपनी के स्टाफ के आज ए कंपनी के स्टाफ आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, ना मैनेजमेंट की कोई बंदे के हिसाब से आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। परचेज एथिक्स। परचेज एथिक्स जो है, पहले तो हम देखेंगे उत्पाद की खरीदी। हम प्रोडक्ट जो परचेज कर रहे हैं इसमें बाय ओनली एज मच एज यू कैन यूज एंड रिटेल, नो एक्सेस परचेज एंड रिकमेंडेड बाय द कंपनी। हम जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, जितना हम रिटेल कर पाएंगे उतना ही परचेज करें, क्योंकि एक्सेस परचेज जो होता है इसमें क्या होता है, जनरली बंदा प्रोडक्ट परचेज करता है, आगे जाके उसको फिर प्रमोट नहीं कर पाता, फिर उसके लिए दिक्कत बहुत सारी चीज आ जाता है। सही माध्यम से इसको खरीदें, बाय फ्रॉम करेक्ट चैनल। हमें इसमें जो भी प्रोडक्ट है, हमारा जो ब्रांच है या सर्विस सेंटर है, उसके जरिए हम इसको प्रोडक्ट को खरीदें। क्लेम प्रॉपर बिल, और बिल के उसको परचेज करने के बाद बिल को प्रॉपर तरीके से हमें संभाल कर रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट लोग लेने के लिए जाते हैं लेकिन क्या करते हैं कि प्रॉपर बिल मांगते नहीं है और वहां पे आ जाते हैं और बिल को संभाल के भी, अगर जरूरत पड़ता है नेक्स्ट आने के टाइम में हमें उनके पास, हमें बिल भी संभाल के हम नहीं रखते हैं, फिर बाद में बिल भी नहीं मिलता। तो क्या होता है दिक्कत, आगे जाके हमें पीवी का कैलकुलेशन वगैरह या कोई चीज है, कोई अगर जाते हैं मंथ एंड में हम ढूंढते हैं फिर इस चीज को हिसाब करने के लिए, वो चीज सारे भी नहीं मिलता। फिर बिल जब जाते हैं फिर स्टॉक पॉइंट के साथ बात करते हैं, फिर क्या होता है कि यह फिर सारे बहुत सारे दिक्कत उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आ जाए। जब भी हम जाते हैं, कोई भी स्टॉक पॉइंट हो गया या कोई ब्रांच हो गया, वहां से इमीडिएट हिसाब से उनसे बात कीजिए और बिल लीजिए। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा हो गया परचेज प्रमोशन, प्रचार सामग्री खरीदने के लिए,
जो भी कंपनी और से उत्पाद की उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए कंपनी के पुस्तक और प्लेटलेट आदि खरीद और उसका प्रचार करें। जो भी कंपनी से मिल रहा है हमारा आप क्या कहते हैं उसमें पैम्पलेट्स वगैरह हो गया, ये जो चीज़ है उसको परचेज प्रमोशन के जरिए जो उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी से ही उसके परचेज प्रमोशन से उसको खरीदें। 5th पॉइंट जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है, पद को बढ़ाने के लिए अनावश्यक खरीदी ना करें। क्या होता है, हम जब स्टाटस प्रमोशन के लिए पद को बढ़ाने के लिए हम प्रोडक्ट में कोशिश एवं आपकी टीम की प्रयास की डायरेक्शन में प्रतिष्ठा एवं पद को हासिल किया जा सकता है। यह आपका पूरी डिपेंड करता है आपकी कोशिश और आपकी टीम की कोशिश। इसके जरिए आपका जो पद है उसमें आप प्रमोट हो सकते हैं। अगर आप एक्सेस प्रोडक्ट परचेज करके आप खरीद कर लिए, आगे जाके आप इस प्रोडक्ट को फिर प्रमोट करने के लिए दिक्कत होता है, एक साथ आप नहीं कर पाते, फिर डंपिंग का बात आ जाता है, फिर बहुत सारी दिक्कत इसमें आगे जाके आता है। तो परचेज एथिक्स जो है ये जरूर इनको फॉलो कीजिए और इसके जरिए हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सेलिंग एथिक्स क्या है? सेलिंग ऑनलाइन, हमें ऑनलाइन जो बिक्री है इसके सिर्फ कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि इसको हम प्रोडक्ट के जो जरिया है, जैसे कि हो गया कि हमारे डीएक्सन उत्पाद की केवल अधिकृत शाखाओं से, ब्रांच से या स्टॉक पॉइंट से हम इसको प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अदरवाइज हम कोई भी जैसे कि कोई हो गया दूसरे ऑनलाइन सेलिंग वगैरह, ये चीज हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, लूज सेल्स। लूज सेल्स क्या होता है? जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है हमारा, अगर कहीं आप देख रहे हैं कि इसको प्रोडक्ट डब्बा खुला हुआ है या कुछ कोई बेच रहा है, इसको जरूर उसको कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए। और ये चीज आप हम ना भेज नहीं पाएंगे ना लूज हम किसको बेच सकते हैं। उसके तीसरे पॉइंट हो गया एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग हम कोई भी बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, खास करके जो जिस कंट्री में डीएक्सएन का ब्रांचेस या सर्विस सेंटर है वहां आप प्रोडक्ट नहीं भेज सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो कंपनी का जरूर उसमें ऑफिशियली इंफॉर्मेशन कंपनी को दे के अप्रूवल लेके उसके ऊपर आप आगे बढ़ सकते हैं। चौथा जो है कि आपका उधार नहीं देना है। अक्सर ये चीज पाया जाता है, बहुत सारे स्टॉक पॉइंट हो गया कि जो हमारा सर्विस सेंटर अभी जनरली है, तो क्या होता है ये उधार तो दे देते हैं, लेकिन क्या होता है आगे जाके इनके बिजनेस में फर्क पड़ता है। तो इसलिए कोई भी है, सर्विस सेंटर हो गया या चाहे कोई मेंबर हो गया, अगर प्रोडक्ट बेचने गए हैं आप तो प्रोडक्ट बेचिए और उसके साथ साथ उधार की जो बात है कभी उधार ना दें। तो ये था हमारा सेलिंग एथिक्स। सेल बहुत बड़ी पॉइंट है ये। हमें कभी भी डीपी जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से नीचे हमें प्रोडक्ट नहीं बेचनी है, ना कि एमआरपी से ऊपर। डीपी से नीचे, एमआरपी से ऊपर कभी भी हमें प्रोडक्ट नहीं बेचनी चाहिए। और कोई अगर ऐसे कर रहे हैं जरूर इस चीज को कंपनी को इंफॉर्मेशन दीजिए। और ये चीज अगर होता है सबके बिजनेस में इसमें फर्क पड़ता है, इसमें बहुत सारे दिक्कतें आता है। दोस्तों हम डीएक्शन में हैं, पहले बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमें किस चीज में हमें फोकस करनी है। फोकस हमें क्या करनी है? कोई बिजनेस से मान लीजिए मैं डीएक्शन में ज्वाइन किया हो, तो मेरा फोकस यही होना चाहिए कि सिंगल माइंडेड होना चाहिए मेरा, कि एक ही कंपनी में मैं जुड़े रहूं और इसके साथ साथ एक ही कंपनी में मैं काम करूं। अगर
ऐसे कुछ पाया जाता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी हमारा डायरेक्ट सेलर अगर पाया जाता है कि कोई दूसरे कंपनी में जुड़े हुए हैं, कि साथ साथ डीएक्सएन के साथ काम करते करते यानी एक्टिविटीज सेलिंग अदर एमएलएम के साथ जुड़े हुए हैं, या ना कुछ दूसरे किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जोड़ने के लिए, तो ये जो ऑफेंस है या आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप टर्मिनेटेड तक भी जा सकता है। तो इसीलिए ना खुद जोड़िए, ना किसको अपना डाउनलाइन को आप इन्फ्लुएंस कीजिए रिक्रूट करने के लिए, ना प्रमोट कीजिए कोई प्रोडक्ट दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। सिर्फ सिंगल माइंडेड रहिए, डीएक्सएन के साथ ही रहिए, और ये चीज आप ईमानदारी के साथ करना हमें जरूरी है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, मेंबरशिप एंड स्पॉन्सरिंग बहुत बड़ी चीज कहेंगे। डबल मेंबरशिप, क्या हो? A distributor can hold only one membership. Taking multiple membership in same name, proxy identity is strictly prohibited. हमारा डबल मेंबरशिप जो है हम नहीं कर सकते हैं। ओनली एक आईडी पे हम काम करने के लिए हमें कंपनी ने जो कंपनी का नियम है उसी हिसाब से हम करेंगे। और इसमें प्रॉक्सी, जैसे कि एक आईडी हमने लिए हैं और फिर किसी को पता नहीं, हम जाके दूसरे किसके नीचे फिर जुड़ गए, वहां भी काम करना शुरू कीजिए कर दिए। तो ऐसे क्षेत्र में क्या होता है कि डबल रजिस्ट्रेशन में अगर डिटेक्ट किया गया, ऐसे कोई बंदा ऐसे कुछ हुआ है या कोई गलती से भी किसने कर दिया है, तो कंपनी ने इसको क्या करेगा, जो पहला आईडी है उस वो आईडी रहेगा, जो सेकंड आईडी गलती से भी उसने ले लिया, ये कुछ हुआ है डबल मेंबरशिप, कंपनी इसको क्या करेगा, जितना भी प्रिविजनेट हुआ होगा तो उसको उठा के पहले वाला आईडी में डाल देगा, और जो दूसरा आईडी उसने लिया है उसको कंपनी को उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो ये जो चीज है मेंबरशिप का, डबल मेंबरशिप का केस में होता है। और हस्बैंड वाइफ के केस, जैसे कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं तो उसमें सिर्फ एक आईडी ही हम रख सकते हैं, हमें डबल मेंबरशिप उसमें हस्बैंड वाइफ में ले नहीं सकते। जैसे कि हो गया कि लाइन हाईजैकिंग, इम्प्रॉपर स्पॉन्सरिंग, जैसे हो गया कि जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, स्पॉन्सरिंग ए डिस्ट्रीब्यूटर हु इज ऑलरेडी अ डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है ऑलरेडी, उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं कि अन्य समूह के डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उनको हम नहीं कर सकते हैं। स्पॉन्सरिंग द स्पाउस ऑफ ए पर्सन हु इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर इन अदर ग्रुप, जैसे कि किसके हस्बैंड और वाइफ हैं तो ऑलरेडी वो एक आईडी है, हम किसको स्पॉन्सरिंग नहीं कर सकते हैं कि दूसरे आईडी उनके स्पाउस के नाम से लेने के लिए। ये चीज अगर होता है तो कंपनी इसको इमीडिएट बेस पे उसको एक्शन कंपनी उसको ले सकता है टू ट्रांसफर ओरिजिनल स्पॉन्सर के नाम से उसको ट्रांसफर करे। यानी डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी है अगर ऐसे कोई काम करते हैं तो उसमें कंपनी एक आईडी ही उसको रखेगा, सेकंड वाला आईडी को फिर उसको सेकंड जो आईडी है उसको फिर ट्रांसफर करेगा कंपनी। मेंबरशिप एंड स्पॉन्सरिंग का जो बात मैंने बताया, ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप, ट्रांसफर मेंबरशिप किस केस में होता है? जैसे कि लीगल हेयर, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ट्रांसफर लीगल हेयर हो है उनके नाम से ही सिर्फ हो सकता है। एक तो जैसे कि कोई व्यक्ति अगर 65 जैसे कि उम्र उनका हो गया, वो कोई हेल्थ इश्यू के वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ट्रांसफर मेंबरशिप ट्रांसफर वो कर सकते हैं। और तो ये जो चीज है तो इसमें हम कर सकते हैं
स्पॉन्सर चेंज, जैसे कि स्पॉन्सर चेंज के केस मैंने बताया, या एक्सेप्ट कंपनी इसको एक्सेप्ट नहीं करता, कभी भी कोई स्पॉन्सर हम चेंज इसको नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया रिजाइन और रीजॉइन, दो शब्द है, रिजाइन और resign after 6 months. If a distributor insist on changing his sponsor, जैसे कि कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर मान नहीं रहे हैं कि उनको अपना स्पॉन्सर चेंज करनी है, जैसे कि मैंने बताया कंपनी इस चीज को एंटरटेन नहीं करता अगर कोई डायरेक्टली ऐसे स्पॉन्सर चेंज के लिए कंपनी को एप्लीकेशन डालता है। तो इसके जरिए अगर इस केस को आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक ही जरिया है, आप तो पहले जो आईडी अपने काम कर रहे हैं उसको रिजाइन करना पड़ेगा। फिर सेकंड स्टेप, आपको 6 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा, और जो 6 महीने के अंतराल रहेगा, जो गैप रहेगा, इस गैप में आपको बिल्कुल भी डीएक्सएन के लिए मतलब कोई बिजनेस में आप लिप्त नहीं होंगे, कोई दूसरे ना मतलब इंडस्ट्री में ना कोई भी काम उसमें नहीं करेंगे। 6 महीने के बाद फिर दोबारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज है आपका एक्सपायर और रिजाइन एंड रीजॉइनिंग इमीडिएटली, जैसे कि कोई आईडी एक्सपायर हो चुका है तो इसमें क्या करनी है, कंपनी को अगर आईडी एक्सपायर हो गया है, आप नया आईडी लेना चाहते हैं, तो उसको कंपनी को आप ऑफिशियली एक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी को इंफॉर्मेशन देने के बाद आप उसमें फिर रीजॉइन आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका स्पॉन्सर चेंज का केस। कुछ स्पेशल केस में जनरली ये चीज होता है, लेकिन कंपनी ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये जो सिर्फ जो मैंने केस बताया, रिजाइन वाला केस हो गया और एक्सपायर्ड वाला जो केस है, ये दोनों केस का ये से हो सकती है। कंपनी के रेगुलेशन, जैसे कि मैंने बताया डीएक्सएन लोगोस, ट्रेडमार्क, सर्विसेज मार्क्स, प्रोडक्ट नेम्स प्रिंटेड, ये जो चीजें हैं डीएक्सएन ने लिखित, अनुमानी और अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इनका उपयोग करता है तो पुनः मुद्रण नहीं कर सकता। इसका कोई भी ऑफिशियल बिना इंफॉर्मेशन में उसका यूज नहीं कर सकता है। जैसे कि फिर सेकंड पार्ट में आते हैं प्रमोशन की, पर्टेनिंग कोई भी ऑफर हो गया, कोई भी प्रमोशन हो गया, जो लंच होता है उनका जो टर्म कंडीशंस होता है उसी हिसाब से उनको प्रमोशन को उसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप इसको क्वालिफिकेशन को निरस्त कर दिया जाएगा अगर आप इसके जरिए आप फॉलो नहीं कर रहे हैं इस प्रमोशन को। बाकी रहा 3 नंबर टैक्स की, A distributor is expected to pay all the necessary tax bound to be paid for his income. कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर कुछ कमीशन उनको जाता है या जो भी कंपनी से उनको मिलता है एज ए कमीशन के आकार में, तो टैक्स देने के लिए वो मैंडेटरी है, वो देना पड़ेगा जो भी कंपनी गवर्नमेंट के रूल के रेगुलेशंस के हिसाब से। चौथा हो गया रूल्स। Order to government and IDS rules, a distributor is expected to know the government rules and bindings of multi-level marketing and abide to the same. हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर को जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा गवर्नमेंट के तरफ से, वो हमें एमएलएम इंडस्ट्री का वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद हो गया हमारा वेबसाइट। A distributor who wishes to open a personal website DXN business, जैसे कि कई सारे लोग इसमें DXN वेबसाइट खोलने की चाहते हैं, कंपनी का वेबसाइट आप अगर ओपन करना चाहते हैं क्लॉज 25 के हिसाब से, इसमें आपको जो वेबसाइट में आपको एक डिक्लेरेशन स्टेटिंग करना पड़ेगा, जो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये जो पर्सनल वेबसाइट है ये सिर्फ आपसे है, ये DXN से बिलोंग्स नहीं करता। तो ये पॉइंट आपको जरूर लिखना पड़ेगा, तो डिक्लेरेशन में जरूर इसको हमें देना बहुत जरूरी है। प्रोमो मटेरियल्स, ऑल प्रमोशनल मटेरियल्स इंक्लूडिंग फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड्स, पैम्फलेट्स, ब्राउचर्स, etc. जो भी हमारा प्रोमो मटेरियल्स है, तो ये हमारा जो है मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट्स ओनली। हमें इसको कोई भी
उसको जो प्रोमो मटेरियल्स है उसको हम अपनी प्रोमो मटेरियल्स को हम कोई पब्लिक जरिए मीडिया के माध्यम से, मास मीडिया के माध्यम से उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सिर्फ इसको पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के लिए ही हम इसको यूज कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन ये बहुत बड़ी चीज है, ये चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा। सारी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है एग्री उनको मानना पड़ेगा कंपनी के थ्रू से, जो व्हाट्सएप हो गया कि मेलर्स हो गया, बल्क मेलर्स हो गया, मैसेजेस हो गया, जो भी इंफॉर्मेशन उनको शेयर किया जाता है, उनको ये नहीं कर सकते हैं कि हमें नहीं आए, उनको थोड़ा उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ये चीज कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप साइट लिखा हुआ है dxnindia.in, अभी जो वेबसाइट है हमारा अभी चेंज हो चुका है, जैसे कि DXN2U एशिया, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। DXN इंडिया के जगह पे DXN2U एशिया जो वेबसाइट है इसको आप फॉलो कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। हाँ, रेगुलरली आप अपनी मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये सारे चीज हमें जैसे जैसे हमारा एड्रेस हो गया, जैसे जैसे हमारा चेंजेस होता है, उसको कंपनी कम्युनिकेशन के लिए, कंपनी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो हमें इसको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा ताकि कंपनी हमारे पास आसानी से पहुंच पाए और कम्युनिकेट करने के लिए कोई आगे जाके दिक्कत हमें ना आए। प्रोस्पेक्टिंग जो कि बहुत बड़ी चीज होता है, हमें इसमें अभी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस अभी आ गया है। न्यू जो पॉलिसी हमारा आया हुआ है MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, उसमें बहुत सारे न्यू पॉलिसी आया हुआ है। जैसे कि हम पॉइंट पहले देखें, प्रायर अपॉइंटमेंट फ्रॉम प्रोस्पेक्ट, कोई भी प्रोस्पेक्ट को हम प्रोस्पेक्टिंग करिए जा रहे हैं, प्रायर अपॉइंटमेंट लेना है। और हम जब जा रहे हैं इसके साथ साथ हमारे पास आईडी कार्ड जरूर हमारे पास रखें, और आईडी कार्ड नहीं बनाए तो हमें इसमें अभी फिलहाल बनाना पड़ेगा। आईडी कार्ड साथ में लेके जाएं, प्रायर अपॉइंटमेंट लें उनसे। फॉलो डायरेक्ट सेलर ओब्लिगेशन पब्लिश्ड इन आवर वेबसाइट, हमारे वेबसाइट पे जो डायरेक्ट सेलर ओब्लिगेशन से जो भी नियम है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ हमें जो भी हमें प्रोस्पेक्टिंग के लिए जा रहे हैं उसको फॉलो करके हम उस हिसाब से आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। प्रोवाइड ओनली फेयर एंड ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन, डोंट कंपेल योर प्रोस्पेक्ट। संभावित व्यक्ति को समझाने के लिए कंपनी की ओर से उपलब्ध कराई गई आवश्यक सामग्रियां साथ रखें। जो भी कंपनी सामग्री है, जैसे कि लिपलेट्स हो गया, कि जैसे हमारा मॉड्यूल की बात करें, मॉड्यूल्स हो गया, जो भी संभाव्य जो भी है कंपनी की तरफ से जो हमें मिला है उसको जरूर साथ में रखें। अगर हम जा रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट सारे, जैसे कि प्लान, मार्केटिंग प्लान हो गया, बहुत सारी चीजें हैं हमारे, टूल्स जो है, टूल्स को जरूर हमारे साथ रखें। किसी अन्य कंपनी, उत्पाद या नेटवर्क के बारे में कोई नकारात्मक बात ना करें। जैसे लास्ट पॉइंट मैंने बता रहा हूं आपको, डोंट टॉक नेगेटिव अबाउट एनी कंपनी। कोई भी कंपनी के बारे में, कोई अगर प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जा रहे हैं किसी के पास, कोई भी दूसरे कंपनी के बारे में नेगेटिव टॉक उनके सामने ना करें। क्योंकि क्या होता है, अक्सर लोग जाते हैं और दूसरे कंपनी के नई जो प्रोस्पेक्ट है उसके सामने रखते हैं, वहां से हमारा इंप्रेशन जरूर खराब जाता है। क्योंकि वो सामने की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा है। हम शुरुआत में अगर कोई व्यक्ति के प्रति, कोई व्यक्ति हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके प्रति हम नेगेटिव टॉक करें, वहां पे हमारा नेगेटिव सोच अगर आ जाता है तो सामने वाला वहां पे सोचता है कि बंदा जो है कि दूसरे कंपनी अगर नेगेटिव बोल रहा है तो आगे जाके हमें क्या, किसके साथ जोड़ें, क्या करें, उसको सोचना पड़ेगा फिर दोबारा उसको। तो इसलिए कोई भी है, कोई भी चीज हम कहीं जा रहे हैं तो नेगेटिव टॉक उनके साथ ना करें। कोई भी कंपनी के बारे में उसको, उनको उनके प्रोडक्ट हो गया, चाहे भी उनका सर्विसेज हो गया, उनके बारे में नेगेटिव टॉक ना करें। सिर्फ हम जा रहे हैं अपने काम में, जो DXN हो गया, DXN के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दें, उनके अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन बताए, DXN में हमें क्या करना है, DXN से हमें
प्रोडक्ट के बारे में बताएं, ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन उनको प्रॉपर तरीके से शेयर करें। दोस्तों ये सारे चीज जो हमने ये पॉइंट्स बताए, अक्सर क्या होता है लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा बहुत होते हैं और कहीं ना कहीं गलत स्टेप्स लेते हैं। और ये पॉलिसी जो जैसे हमने कुछ बताया, ये जो एथिक्स, नैतिकता, ये जो पॉइंट्स हमने बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं कहीं लोग आगे जाके कंफ्यूजन होते हैं, डिले में आ जाता है कि इसमें क्या करनी है हमें। जैसे कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति खड़े हैं, वो अभी कंफ्यूज हैं कि इतने सारे चीज है, कौन सा चीज मैं करूं, ये करूं, ये करूं, सही क्या है, गलत क्या है। जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि मेरे को क्या करनी चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, वो ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ हमें सोचनी चाहिए। हमें सिर्फ 4 चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। इज माई डिसीजन ए ट्रूथफुल वन? कोई भी चीज हम करने से पहले 4 चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जो मैं डिसीजन ले रहा हूं, क्या ये मेरा जो निर्णय है सच है? खुद को पूछना है, खुद को पूछना है कि ये जो डिसीजन मैं ले रहा हूं ये मेरे लिए सच है, सच्चा है। ये पहले ये पॉइंट को हमें सोचना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हमें ये सोचना है कि क्या मेरा निर्णय सच्चा सबके लिए है, जो सही है, सबके लिए अच्छा रहेगा ये जो डिसीजन मैं ले रहा हूं। ये पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये 3-4 जो क्वेश्चंस है, आप खुद को क्वेश्चन करें कि ये चीज जो है क्या है, और इसके ऊपर खुद आप एक्शन लें। विल इट बिल्ड गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? जहां आप काम कर रहे हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ये सही रहेगा। चौथा पॉइंट, क्या ये डिसीजन जो आप ले रहे हैं, जो आप बेनिफिशियल टू ऑल, ये जो डिसीजन ले रहे हैं सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा? जो इसके साथ वेट किए हैं, जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जो लोग, उनके लिए क्या ये सही रहेगा? ये 4 जो चीजें हैं आप खुद सोचिए ईमानदारी के साथ। तो ये जो जवाब है आपको जरूर आप मिल जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। या ऑनेस्टी के साथ सोचिएगा, जरूर आपको इसमें सही आपका जवाब आपको मिलेगा। दोस्तों सही चुनिए और नैतिकता चुनिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैनेजमेंट को, आज मेरे को ये इतने समय दिए ये सारे चीज बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू स्टूडियो सर। थैंक यू। बहुत खूब मनोरंजन, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखा और समझाने का प्रयास किया गुड एथिक्स क्या है। देखिए गुड एथिक्स क्या है। जैसे कि मनोरंजन ने बताया, डबल डिस्ट्रीब्यूटरशिप। अगर आप पति पत्नी हैं तो दोनों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप को एक माना जाता है। कभी कभी जाने में अनजाने में भूलवश क्या होता है कि पत्नी को ज्वाइन करा दिया जाता है, पति पहले से मेंबर होता है, और सिस्टम में पकड़ा जाएगा वो। और जब पकड़ा जाएगा तो क्या होगा कि जो पत्नी की आईडी है, जो सेकंड टाइम में ज्वाइन हुआ होगा, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों से बचें, और जैसा कुछ कर रहे हैं ऐसा ना करें। इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति या तो काम करना छोड़ देता है या फिर डिमोटिवेट होकर इस इंडस्ट्री को ना बोल देता है। राइट? जैसे कि बहुत सारी बातों पे ध्यान रखा, बहुत अच्छी बताई कि प्रोडक्ट का ओवर क्लेम नहीं करना है। राइट? बताया कि जो कंपनी ने बताया है उसी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी। जो आधिकारिक तौर पे जिस काम के लिए प्रोडक्ट बना है वही जानकारी दें, कोई दावा ना करें। और अब डायरेक्ट सेलिंग एक्ट एंड गाइडलाइंस भी लागू हो गई हैं, नियम भी लागू हो गए हैं, विनियम भी लागू हो गए हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचें और अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करें। ना किसी के बारे में बुरा सुनो, ना किसी के बारे में बुरा कहो, और ना ही किसी का बुरा देखो। डेफिनेटली जब ये काम करेंगे तो अच्छा काम अपने आप होने लगेगा, गलत कामों से हमारा ध्यान हट जाएगा। दूसरा, पद को खरीदने की चेष्टा ना करें। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा पद बढ़ जाएगा,
हम डायमंड बन जाएंगे, हम डबल डायमंड बन जाएंगे, हमारा इनकम बढ़ जाएगा। नहीं, पद को खरीदने की अगर चेष्टा करेंगे आप, तो उसमें क्या करेंगे आप, ओवर परचेजिंग करेंगे। ओवर परचेजिंग करने के बाद वो उत्पाद आपसे बिकेंगे नहीं, या फिर उन उत्पादों को खरीदने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी नहीं। इस महीने तो बढ़ेगी जिस महीने उत्पाद खरीदेंगे, अगले महीने आपने उत्पाद नहीं खरीदेंगे तो इनकम आपका पैसा आएगा नहीं, आप नेगेटिव हो जाएंगे। हमेशा काम को बढ़ाने का प्रयास करिए। आप काम को, बिजनेस को जैसे बढ़ाएंगे तो पद अपने आप बढ़ जाएगा। सिलेक्शन का जो सिस्टम है इतना बेहतरीन है, इसके अंदर सबको बराबरी का मौका है। जो पहले ज्वाइन हुआ और जो बाद में ज्वाइन हुआ, बाद में ज्वाइन हुआ व्यक्ति अगर काम करता है ढंग से, तो वो पहले ज्वाइन हुए व्यक्ति से भी ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है, उससे ऊंची इनकम प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे काम के आधार पर सिस्टम है ऑटोमेटिक। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए थैंक यू मनोरंजन, थैंक यू विश सर, यू ऑल द बहुत बेस्ट। बहुत धन्यवाद सर। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मंथ एंड है और टीएसआई का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। आपको टीएसआई क्वालिफिकेशन भी करना है, मंथ एंड भी है। मंथ एंड की क्लोजिंग प्रॉपर तरीके से करिए, अपने पीवी रिपोर्ट को 4 बार 5 बार जरूर चेक करिए। यदि आपके पर्सनल ग्रुप पे भी, यदि पर्सनल पे भी 3000 नहीं तो उसको 3000 पूरा कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो नॉन स्टार एजेंट लाइन के लोग, कोई स्टार एजेंट क्वालिफाई हो गया तो वो पीवी आपके पर्सनल पीवी से हट जाए, स्पेशली स्टार एजेंट या डायमंड, कहीं आपका डिस्क्वालिफिकेशन ना हो जाए। तो इसीलिए अपना पर्सनल ग्रुप पीवी नॉन स्टार एजेंट लाइन से पूरा करें 3000, या फिर पर्सनल पीवी 3000 करें, 3500 करें, 5000 करें, अपनी क्षमता के अनुसार, और आप जरूर कामयाबियों को छूने, बुलंदियों को आप छुएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे हम अब अगले महीने 12 बजे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई मीटिंग के साथ और एक नए स्पीकर के साथ। तब तक आप सभी लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हैप्पी क्लोजिंग कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू, गुड मॉर्निंग।